हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस इंग्लिश। आज हम वर्ब्स को थोड़ा सा जो पोर्शन बाकी है वो देख लेते हैं। एरर करेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज एक इंटरेस्टिंग क्लास होगा। आज हम लोग जानेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Jerry asked for directions from a vendor by the roadside. If you drive on this road for 20 miles, you reach your destination, the shopkeeper replied. So इसमें लिख रहा है कि जेरी ने डायरेक्शंस पूछा फ्रॉम अ वेंडर। तो ये एक फ्यूचर की बात कर रहा है और एक कंडीशन भी लगाया वेंडर ने कि अगर तुमने ऐसा किया, कि अगर इफ़ यू ड्राइव ऑन दिस रोड फॉर 20 मिनट्स, दैट इफ़ यू ड्राइव ऑन दिस रोड फॉर 20 मिनट्स, तो अब चूँकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि अगर आपने ड्राइव किया फॉर 20 माइल्स, तो फिर यहाँ पे जो है इसका यू रीच योर डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ होना चाहिए? बिकॉज ये फ्यूचर की बात हो रहा है, कंडीशन लगा है, तो यहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक वर्ब यूज़ होना चाहिए। तो कौन सा वर्ड हम लगाते हैं जिससे वो फ्यूचर होता है? विल। सो यहाँ पे एक विल मिसिंग है। इफ़ यू drive on this road for 20 miles, you will reach your destination, the shopkeeper replied. So the answer would be D, because यहाँ पे error है. So the next question is, Anita was very sad after losing the match. She thought that she would have succeeded if she tried harder. So first part of the sentence is right, that she was very sad after losing the match. She thought that she would have succeeded. यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हो रहा है फर्स्ट पार्ट के लिए वो है वुड हैव सक्सीडेड, यानी कंडीशनल वर्ड है कि ऐसा होता तो वो जीत जाती। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? इफ़ शी ट्राइड हार्डर। अब चूंकि यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है वुड हैव, तो यहाँ पे होगा इफ़ शी हैड ट्राइड हार्डर। पास्ट की बात हो रही है और अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो यहाँ पे यूज़ होगा इफ़ शी हैड ट्राइड हार्डर। सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट डी में। The players were very excited after the star player was back on the team. If the team wins the World Series, it is amazing. So the players were very excited, मतलब बहुत खुश थे वो जब उनका जो स्टार प्लेयर है वो वापस आ गया उनकी टीम में। If their team wins the world, यानी अगर फ्यूचर में ऐसा होता है, तो if their team wins the world, ठीक है, सीरीज वर्ल्ड सीरीज, इट इज़ अमेजिंग। तो चूँकि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, दैट इफ़ देयर टीम विंस द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तो प्रेजेंट टेंस लगा दिया, इट इज़ अमेजिंग, तो यहाँ पे होना चाहिए इफ़ देयर टीम विंस द वर्ल्ड सीरीज इट विल बी अमेजिंग, है ना। यहाँ पे एक फ्यूचर हमें लगाना पड़ेगा, फ्यूचर वर्ब। सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट डी में। Question 4. After Miss Appleberry left the town, the school hired Mrs. Macmillan, class teacher of the kindergarten batch. She was warmly welcomed by the students. After Miss Appleberry left the town, यानी जब मिस एप्पलबेरी शहर छोड़ के चली गई, the school hired Mrs. Macmillan, class teacher. तो ये जो पार्ट है hired Mrs. Macmillan क्लास टीचर, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोस्ट पोजीशन की बात हो रही है, वो क्या है? क्लास टीचर। तो जब भी एक स्पेसिफिक पोजीशन मेंशन हो, जैसे कि सीईओ या जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन हो, जैसे सेल्स हेड हो गया, जैसे फाइनेंस हेड हो गया, तो यहाँ पे हम लोग हायर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये हायर जो वर्ड होता है वो बहुत ही जनरल टर्म होता है। दिस इज़ नॉट गिविंग द मीनिंग कि एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए हायर हुआ है। सो यहाँ पे हमें एक फैक्टेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा जिससे एक फैक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन कन्वे हो। तो यहाँ पे वी कैन यूज़ अपॉइंट, यानी द स्कूल अपॉइंटेड। जब हम अपॉइंटेड लगाते हैं तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज आता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए किसी इंसान को हायर किया गया है, किसी इंसान को सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन दिया गया है, तो हमें एक फैक्टेटिव वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, जो यहाँ पे वी कैन यूज़ अपॉइंटेड।
शी वॉज वार्मली वेलकम बाय द स्टूडेंट्स, बाकी पार्ट ठीक है। सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट बी में। Question 5. The organization brought in Brad Ryan, Chief Executive Officer, and so यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, लेट्स सी किस में एरर है। तो पहला पार्ट है द ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉट इन ब्रैड रायन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड ब्रैड रायन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमने देखा था कि अगर एक स्पेसिफिक पोजीशन की बात हो रही है, यहाँ पे भी मेंशन्ड है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो कौन से वर्ड से, या तो एक ब्रॉट यहाँ पे यूज़ हो रहा है और पहले वाले में नेम्ड, ठीक है। तो जब ये दोनों ऑप्शन होता है तो हमें याद रखना है कि ब्रॉट जो है वो एक फैक्टेटिव वर्ब है, और चूंकि एक फैक्ट बता रहा है, एक पोजीशन की बात हो रही है, तो हमें फैक्टेटिव वर्ब देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में है कि नहीं। नेम्ड अगेन इज अ जनरल टर्म, इससे जो है एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे नहीं होता है, एक फैक्ट कन्वे नहीं होता है। सो यहाँ पे राइट आंसर है ए, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि उस पोजीशन की बात हो रही है। तो ए वुड बी आर राइट आंसर, और बी जो है उसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डर मेड द हाउस मोर मॉडर्न एंड द बिल्डर कंस्ट्रक्टेड द हाउस मोर मॉडर्न। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टेटिव वर्ब है? पहला सेंटेंस में है मेड और दूसरे में है कंस्ट्रक्टेड। सो और यहाँ पे क्या बनाया है? मोर मॉडर्न, यानी कि हाउस हैज़ बीन मेड मोर मॉडर्न। तो फैक्ट अगर की बात हो रही है यहाँ पे, तो पिछले वाले दो एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि एक पोजीशन की बात हो रही है जिसमें हमें एक फैक्ट बताना है। यहाँ पे एक मॉडर्न घर की बात हो रही है। सो यहाँ पे भी एक फैक्ट, हमें एक ऐसा वर्ब सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे ये जो है कि उसने भाई एक मॉडर्न हाउस बनाया, इसे बिल्कुल फैक्चुअली कन्वे कर सके एक ऐसा वर्ड, तो वो होता है इस केस में मेड। यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि द बिल्डर मेड द हाउस मोर मॉडर्न, यानी उसने उसको और मॉडर्न बनाया। कंस्ट्रक्शन हम लोग थोड़ा जनरल यूज़ करते हैं, दैट द बिल्डर कंस्ट्रक्टेड द हाउस। बट अगर यहाँ पे ये जो है मोर मॉडर्न, एक स्पेसिफिक एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होता तो कंस्ट्रक्टेड करेक्ट होता। बट चूँकि एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउस वो कन्वे कर रहे हैं, तो वी नीड अ फैक्टेटिव वर्ब, और इस केस में है यहाँ पे मेड। सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट बी में। तो अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अगर कोई एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है एक वर्ड, या उसकी एट्रीब्यूट या उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। और ये मेन 3 प्रकार के होते हैं जिस पे हम फोकस करेंगे। पहला होता है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव मतलब होता है कि किसी चीज़ की अगर एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक बताए ऐसा वर्ड, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एग्जाम्पल है जैसे ब्लैक। सो हाउ कैन वी यूज दिस इन अ सेंटेंस? दैट दिस इज़ अ ब्लैक पेन, है ना, दिस इज़ अ ब्लैक पेन। तो ब्लैक जो है, क्योंकि इस पेन का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि वो कौन से कलर का है, तो वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इट इज़ एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। सिमिलरली लाउड, दैट द म्यूज़िक इज़ लाउड। यहाँ पे म्यूज़िक की बात हो रही है और किस तरह का म्यूज़िक है, तो लाउड। ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, और वी कैन से दैट द फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल और इट इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर। सो इन बोथ द सेंटेंसेस फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि वो सुंदर है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ एडजेक्टिव। एक्सेलेंट मतलब द मूवी वॉज एक्सेलेंट, है ना। अगर मूवी की कैरेक्टरिस्टिक बता रही है तो दैट इज़ एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो दूसरे टाइप का एडजेक्टिव होता है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक प्रॉपर नाउन को चेंज करके उनको थोड़ा सा, जैसे इन्फ्लेक्शन हम बोलते हैं कि कोई एक वर्ड को अगर उसका चेंज किया जाए कोई दूसरे वर्ड्स को ऐड करके, तो अगर नाउन के साथ यानी प्रॉपर नेम्स के साथ अगर उसको थोड़ा चेंज करके एक एडजेक्टिव बनाया जाता है तो वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे इटालियन,
इटालियन कहाँ से आ रहा है? इटली से। तो एनीथिंग कमिंग फ्रॉम इटली वी कैन से दैट दैट इज़ इटालियन। सिमिलरली इंडियन या एशियन। तो ये जो है इटली, इंडिया और एशिया एक प्रॉपर नाउन है और इसको हम लोगों ने चेंज करके एडजेक्टिव बना दिया है। और ये क्यों यूज़ करेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं दैट दिस कार इज़ इटालियन, दैट इट इज़ एन इटालियन कार, या दिस इज़ एन इंडियन फूड। तो उस फूड की कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि वो इंडिया का है। तो इसीलिए इस तरह के वर्ड्स को हम लोग कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये भी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं किसी चीज़ का या किसी पर्सन का, मगर वो उसका ओरिजिन बता रहे हैं कि वो कहाँ से है ना, कौन से जगह से। इन तीनों एग्जांपल्स में जो थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है कंपाउंड एडजेक्टिव। और ये क्या होता है? अगर दो वर्ड को जोड़ के एक वर्ड बनाया जा रहा है और मोस्टली ये हाइफनेटेड रहेंगे तो ऐसे को हम लोग कहेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, टॉप राइट। ये हम बोलते हैं ना कि कहाँ पे अगर हमें बताना होता है कि कोई चीज़ कहाँ पे है, सो वी कैन से दैट द कर्सर इज़ ऑन द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। तो कहाँ पे है वो उसका एट्रीब्यूट बता रहा है, उसका लोकेशन बता रहा है। सो दैट इज़ अ एडजेक्टिव। रिकॉर्ड ब्रेकिंग, सो अगर कोई चीज़ यानी अगर कोई सिंगर के लिए हम लोग काफ़ी सुनते हैं कि उसका एल्बम जो है वो बहुत हिट हो गया, तो इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्बम, तो वो भी एक एट्रीब्यूट बता रहा है। यहाँ पे रिकॉर्ड एंड ब्रेकिंग और टू वर्ड्स, और ये दोनों कंबाइन करके एक वर्ड बना रहे हैं, एक एडजेक्टिव बना रहे हैं। शुगर फ्री, ये तो बहुत यूज़ होता है कि अगर किसी में वी से दैट द टी इज़ शुगर फ्री, इट इज़ अ शुगर फ्री टी, यानी टी यानी इसमें हम लोगों ने चीनी नहीं डाला है, इट्स शुगर फ्री टी। और यहाँ पे भी शुगर फ्री, दे आर फॉर्म्ड बाय combining two separate words, so this is a compound adjective. So a question देखते हैं, Robert's poem was awarded the first prize in school competition and the teachers loved his Shakespeare style of writing in Old English. तो रॉबर्ट के पोएम को फर्स्ट प्राइज मिला स्कूल कॉम्पिटिशन में। द टीचर्स लव्ड हिज शेक्सपियर स्टाइल। अभी लास्ट टाइम हमने लास्ट स्लाइड में देखा था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि उसके जो राइटिंग स्टाइल है वो शेक्सपियर जो राइटर था काफ़ी फेमस, उसकी तरह वो लिखता है। तो अगर हम बताना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टाइल और एक शेक्सपियर स्टाइल में अगर वो लिखता है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हमें इसको कैसे बनाना पड़ेगा? शेक्सपियरियन, है ना। सो ही राइट्स द टीचर्स लव्ड हिज शेक्सपियरियन स्टाइल। यहाँ पे तो सिर्फ शेक्सपियर स्टाइल दिया है, तो दैट इज़ नॉट एन एडजेक्टिव। इसको हम लोग एडजेक्टिव बनाएंगे ये लगा के, AN लगा के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। यहाँ पे एरर है और बाकी में कोई एरर नहीं है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसे हमको ध्यान रखना है कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ होता है एक नाउन या प्रोनाउन के लिए, बट वो बहुत ही रैंडमली हम लोग नहीं लिखेंगे एक सेंटेंस में कि कोई भी एडजेक्टिव पहले आ गया और कोई भी बाद में। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है कि कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा और कौन सा बाद में, और ये ऑर्डर है ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है। ओपिनियन पहले आएगा, मेजरमेंट, शेप, कंडीशन, एज, कलर, पैटर्न, और उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद मटेरियल और पर्पस। एक एग्जांपल देखते हैं तो इससे हमें क्लैरिटी होगी, और ये जो स्लाइड है ये आप बाद में आके रेफ़र कर सकते हैं। तो जैसे ये एक सेंटेंस है, आई बॉट एन इनॉर्मस रेक्टेंगल टर्किश रग ऑन माई वेकेशन। तो इसमें एडजेक्टिव्स क्या क्या हैं? पहला तो है इनॉर्मस, फिर है रेक्टेंगुलर। इनॉर्मस उसका साइज़ बता रहा है, छोटा है, बड़ा है, तो इनॉर्मस मतलब होता है बड़ा। रेक्टेंगुलर भी शेप उसका बता रहा है, ठीक है। सो दिस इज साइज, दिस इज द शेप, यानी कौन से शेप का है वो, रेक्टेंगल है, यहाँ पे चौकोर है वो। एंड टर्किश यानी ओरिजिन कहाँ से आया है? सो टर्किश से आया है, टर्की से आया है, सो टर्किश रग। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा लास्ट स्लाइड में कि पहले मेजरमेंट आएगा, विच इज़ राइट। यहाँ पे साइज़ है तो उसका मेजरमेंट बता रहा है। उसके बाद क्या आएगा? शेप, और यहाँ पे भी शेप आ रहा है, रेक्टेंगुलर, है ना। एंड फाइनली है टर्किश विच इज़ द ओरिजिन, यहाँ पे आ रहा है ओरिजिन। तो ठीक है, सो पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये सीक्वेंस फॉलो किया। अगर हम इसको चेंज कर दें
I bought a rectangular Turkish enormous rug on my vacation, तो that would be wrong. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर ये रहेगा हमेशा कोई भी सेंटेंस में. इसको चेंज करने से एज पर ग्रामर वो करेक्ट नहीं होता है और सुनने में भी अजीब लगता है कि आई बॉट ए रेक्टेंगुलर टर्किश इनॉर्मस रग ऑन माई वेकेशन मेक्स नो सेंस, है ना. तो इसीलिए टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है एक ही सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो दिस इज़ द ऑर्डर दैट वी विल फॉलो. So let's look at an example. The group was undecided as to which cuisine they should select for dinner. मतलब the group जो है वो अभी तक decide नहीं कर पाया था कि किस तरह का खाना खाएं रात में. In the end, they opted for the Indian old good restaurant near the boulevard. तो एंड में कुछ डिसाइड किया और लास्ट पार्ट में देखते हैं द इंडियन गुड ओल्ड गुड रेस्टोरेंट. इसका तो कुछ मतलब ही समझ में नहीं आ रहा. तो अगर हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में देखते हैं इसमें क्या क्या एडजेक्टिव है. ओल्ड इज एन एडजेक्टिव, उसका एज बता रहा है ना. सो ओल्ड एज बता रहा है, एक एडजेक्टिव है. गुड उसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि अच्छा है बुरा है, यानी ओपिनियन बता रहा है ना. और थर्ड है इंडियन. इंडियन क्या है? ओरिजिन. ठीक है. तो अगर हम लास्ट स्लाइड में चले जहाँ पे ऑर्डर बताते हैं तो क्या होना चाहिए? पहला है ओपिनियन आएगा. तो यहाँ पे ओपिनियन क्या है? गुड, यानी दिस विल कम फर्स्ट. उसके बाद है एज. ये देखिए फिफ्थ नंबर इज एज और ये ओल्ड बता रहा है हमें, सो दिस विल कम आफ्टर. एंड टर्किश इंडियन, दिस इज़ द ओरिजिन और ये थर्ड आएगा. अब हम इसको इस सीक्वेंस में अगर हम बोले इन द एंड दे ऑप्टेड फॉर good old Indian restaurant near the boulevard. So this is making sense now that in the end they opted for the good old Indian restaurant near the boulevard. ठीक है. सो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से वो ऑर्डर अगर आप जैसे लगाते हैं सेंटेंस में तो सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है. सो एरर है पार्ट डी में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन इज वरिड अबाउट द मैच विथ रॉबर्ट the next day because he believes that Robert is strongest than he is. तो जॉन परेशान है अबाउट द मैच विथ रॉबर्ट द नेक्स्ट डे, जो अगले दिन उसका रॉबर्ट के साथ मैच है. बिकॉज ही बिलीव्स, क्योंकि उसे ऐसा लगता है दैट रॉबर्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट दैन ही इज. यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव यूज हो रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट. अब यहाँ पे लेकिन दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, एक है जॉन और एक है रॉबर्ट. तो अगर दो लोगों को कंपेयर होता है, दिस इज़ अ कंपेरेटिव सेंटेंस है ना. अगर कंपेयर करते हैं सिर्फ दो ही लोगों को तो यहाँ पे जो बेस वर्ड क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग, है ना. दिस इज़ द बेस एडजेक्टिव कि कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है, कोई चीज़ मजबूत है. अब इसके क्या क्या फॉर्म होते हैं? एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है स्ट्रॉन्गर. अगर कंपेयर हम दो चीज़ को या दो से ज़्यादा चीज़ को यूज़ करेंगे तो हम लोग चेंज करेंगे बेस वर्ड को, तो स्ट्रॉन्गर होगा. और दूसरा एक होता है स्ट्रॉन्गेस्ट. तो स्ट्रॉन्गर को हम लोग यूज़ करते हैं जब ई आर लगा के बेस वर्ड को चेंज करते हैं, तो उससे हम करते हैं कंपेरेटिव एडजेक्टिव. और जब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तो ये सुपरलेटिव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं. और मीनिंग क्या होता है? कंपेरेटिव जो वर्ड एडजेक्टिव होते हैं वो दो लोगों को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे रॉबर्ट है और एक जॉन है. अगर दो से ज़्यादा लोगों को कंपैरिजन होता है कि एक ग्रुप में एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो जब स्मार्टेस्ट कब लगेगा? अगर दो से ज़्यादा यानी तीन या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में ये बताया जा रहा है कि कौन सा इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. तो बट यहाँ पे दो ही लोगों की बात हो रही है, जॉन और रॉबर्ट. तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव. सो ये हमेशा याद रखना है कि दिस इज़ अगर ई आर लगा है बेस वर्ड में तो दैट इज़ यूज्ड फॉर ओनली टू पीपल या इट्स अ कंपेरेटिव एडजेक्टिव. अगर ई एस टी लगा है स्ट्रॉन्गेस्ट तो एक ग्रुप की बात हो रही है, यानी दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, यानी तीन या तीन से ज़्यादा. तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट यूज़ करेंगे. तो एरर हमें कहाँ दिख रहा है? पार्ट डी में. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए रॉबर्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन ही इज. नेक्स्ट क्वेश्चन.
जैनेट इज़ एक्सपेक्टेड टू जॉइन द आर्म्ड सर्विसेज, यानी जैनेट को ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि मिलिट्री ज्वाइन करेगी आफ्टर ग्रेजुएशन बिकॉज शी इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ अस ऑल। सो यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है वो है स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पे किन को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ क्या दो लोगों की बात हो रही है, क्लियरली ऐसा तो नहीं बताया गया है। ऑफ अस ऑल, अस ऑल से लग रहा है जैसे काफ़ी लोगों की बात हो रही है, तो उस केस में यहाँ पे हमको सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो सुपरलेटिव ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएंगे, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट। सो यहाँ पे होना चाहिए दैट शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अस ऑल, बिकॉज ये दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, कि ग्रुप की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में दो लोगों की बात हो रही थी, जॉन एंड रॉबर्ट, तो उसमें ER लगेगा, कंपेरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द asleep बेबी इज इन द crib, यानी बेबी जो सो रहा है वो crib में है। इट इज़ बेटर दैन स्लीपिंग इन बेड, यानी वो बेड में सोने से बेटर है, क्योंकि द बेबी इज़ प्रोटेक्टेड, यानी वो बचा हुआ है फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द रेलिंग, कि वो अगर गिर जाता, अगर बेड में, क्योंकि रेलिंग तो होता नहीं है, तो बच्चे अगर सोएं तो हो सकता है गिर जाएं, मगर crib में ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रेलिंग लगी रहती है। नाउ लेट्स लुक एट वेयर द एरर कुड बी। द asleep बेबी इज़ इन द crib। तो जब भी हम यूज़ करेंगे asleep, तो और बताना चाह रहे हैं कि बच्चा सो रहा है, तो अभी हमने जब एडजेक्टिव्स की बात करी थी, तो एक था एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी अगर उसके वर्ब इस नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर आ रहा है, जैसे एक ब्लैक पेन, ठीक है, तो वो एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कभी कभी जो एक एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले नहीं आ सकता है, और वो हमेशा उसको फॉलो करेगा, और उन दोनों को कनेक्ट करता है एक वर्ब। सो यहाँ पे जो asleep यूज़ हो रहा है, और ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हम लोग, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, वो हमेशा नाउन को, यहाँ पे नाउन क्या है, बेबी, इसको फॉलो करता है। सो asleep बेबी इज़ नॉट द राइट वे ऑफ सेइंग इट, तो क्या होना चाहिए, द बेबी इज़ asleep इन द crib, है ना, द बेबी इज़ asleep। सो ये जो वर्ड एडजेक्टिव है जो फॉलो कर रहा है नाउन को, यहाँ पे ये नाउन है और ये एक वर्ब है, दिस इज़ अ नाउन, दिस इज़ अ वर्ब एंड दिस इज़ एन एडजेक्टिव। सो ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, और ये कभी भी नाउन के पहले नहीं आते, तो ये हमें ध्यान रखना है। सो यहाँ पे एरर है पार्ट ए में, एंड द राइट वे ऑफ सेइंग दिस शुड बी द बेबी इज़ asleep इन द crib, तो ये बिल्कुल मीनिंग कन्वे हो जा रहा है। अब asleep बेबी इन द slip, इट्स नॉट कन्वेइंग एग्जैक्टली कि वो बच्चा सो रहा है crib में, सो एरर है पार्ट ए में। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, द वुमेन इज़ वेल अगेन सो शी गॉट आउट ऑफ द बेड, यानी कि जो एक इंसान की बात हो रही है, एक महिला की बात हो रही है कि वो ठीक हो गई, तो वो बेड से बाहर चली गई। अब इसी को अगर हम लोग, तो यहाँ पे द वुमेन इज़ वेल अगेन, वेल जो है बाद में आ रहा है वुमेन के, वुमेन इज़ द नाउन ओवर हियर, दिस इज़ वर्ब इज़, और ये जो वेल है दैट इज़ द एडजेक्टिव, क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही है दैट द वुमेन इज़ वेल, यानी वो ठीक है। सो दिस इज़ ऑल राइट, क्योंकि वेल जो है यहाँ पे एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, तो वो बाद में आ रहा है नाउन के। अब इसको अगर हम लोग पहले लगा दें एडजेक्टिव को, द वेल वुमेन गॉट आउट ऑफ द बेड, तो ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। सो अगर ऐसे ही आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में कि कुछ अगर उतना सही नहीं लग रहा है सुनने में, दैट द वेल वुमेन गॉट आउट ऑफ द बेड, इसका तो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, बट द वुमेन इज़ वेल अगेन सो शी गॉट आउट ऑफ द बेड। सो यहाँ पे क्योंकि एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, तो ये नाउन के पहले नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एरर दिख रहा है हमें। सो एरर इज इन पार्ट बी। After Deepak quit his job, his boss started interviewing many candidates to find perfect somebody for the job. तो जब दीपक ने जॉब छोड़ दिया, तो उसके बॉस ने काफ़ी लोगों की इंटरव्यू की ताकि वो कोई एक परफेक्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सके फॉर द जॉब। अब यहाँ पे नाउन क्या है दिख रहा है हमें, लास्ट पार्ट में देखते हैं, somebody, many candidates to find the perfect, यहाँ पे perfect is the adjective and this is the noun। अब जब भी noun undecided होता है, infinite होता है, जैसे somebody,
एनीबडी, नोबडी, यानी किसी स्पेसिफिक नाउन की बात नहीं हो रही है ना। अगर किसी इंसान की यहाँ पे बात होती, ठीक है, या एक बेबी या मैन या गर्ल ऐसा कुछ लिखा रहता तो एक स्पेसिफिक है ना, वो एक डेफिनेट नाउन। यहाँ पे एक इनडेफिनेट नाउन है बिकॉज हमें नहीं पता कि किसकी बात हो रही है। तो ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो भी नाउन्स होते हैं, जैसे समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो उसमें एडजेक्टिव पहले नहीं आता है नाउन के, तो वो कहाँ आएगा, वो इधर आएगा नाउन के बाद। सो द करेक्ट आंसर वुड बी मैनी कैंडिडेट्स टू फाइंड somebody परफेक्ट फॉर द जॉब, है ना। अभी भी जैसे हम लोगों ने चेंज किया परफेक्ट का पोजीशन, तो सुनने में भी सही लग रहा है। यहाँ पे परफेक्ट somebody क्या होता है, वी हैव नेवर यूज दैट, मैंने कभी सुना भी नहीं है, आपने भी कभी पढ़ा नहीं होगा। मगर कभी भी तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर एक इनडेफिनेट नाउन है तो जो एडजेक्टिव है, यानी जो वर्ड उसके एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, so that will always follow an indefinite noun, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए somebody perfect for the job, तो एरर हमें दिख रहा है पार्ट डी में। इसको दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। Is anybody talented at math here, ठीक है। यहाँ पे talented is the adjective और एनीबडी इज द इनडेफिनेट नाउन, एनीबडी की बात हो रही है, ठीक है, यानी किसी की भी बात हो सकती है, एक इंसान या एक स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं हो रही। इज टैलेंटेड एनीबडी, अब इसको अगर हमने रिवर्स कर दिया, इज टैलेंटेड एनीबडी एट मैथ हियर, सुनने में भी अजीब लग रहा है ना, तो ये रॉन्ग है। सो आंसर इज बी, क्योंकि इसमें एरर है। इज एनीबडी टैलेंटेड एट मैथ हियर, है ना, ऐसा बोलेंगे। इज टैलेंटेड एनीबडी एट मैथ हियर, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। So next question 15, श्वेता is 5 foot 4 inches in height, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक हमें दिख रहा है यहाँ पे कि उसकी हाइट की बात हो रही है 5, और वो क्या है 5 foot 4 inches, and tallest in her class, ये सबसे टॉल है अपने क्लास में। वो क्लास की बात हो रही है क्योंकि 3 या उससे ज़्यादा लोग होते हैं, 2 लोग तो होते नहीं हैं क्लास में, तो इसीलिए टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव, टॉल इज़ द बेस एडजेक्टिव, और इसको हम लोगों ने सुपरलेटिव बनाया क्योंकि 3 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, क्लास में 3 से ज़्यादा तो होंगे ही। तो टॉलेस्ट इज़ द करेक्ट वे। शी इज़ 65 kgs हैवी, सो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है हैवी, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही है वेट के बारे में। बट दैट इज़ नॉट द हैवीएस्ट इन टर्म्स ऑफ वेट, सो ये भी करेक्ट है। तो एरर कहाँ हो सकता है, तो जब भी ऐसे मेजरमेंट की बात होती है तो यहाँ पे एक मेजरमेंट दिया गया है उसके हाइट के बारे में और दूसरे पार्ट में उसके वेट के बारे में, ठीक है। तो जब भी मेजरमेंट्स वाले वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे हो गया हाइट हुआ, वेट हो गया, और क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं, डेप्थ हो जाता है, एज होता है। तो एज पर ग्रामर अगर हाइट है, डेप्थ है, एज है, या और भी कोई तरह के मेजरमेंट की बात हो रही है, तो उसमें इन तीनों कंडीशंस में, यानी हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, एज हो गया, है ना, इन सब चीज़ों में एडजेक्टिव यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे 5 foot 4 inches इन हाइट। मगर अगर वेट की बात होती है और यहाँ पे क्या यूज़ किया है एडजेक्टिव, हैवी, तो अगर वेट की बात होती है तो वो जो नाउन है यहाँ पे 65 kgs, इसके साथ एडजेक्टिव नहीं लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो शी इज़ 65 kgs। तो कभी भी kgs यानी वेट की अगर बात होती है तो वहाँ पे नाउन के बाद एडजेक्टिव यूज़ नहीं होता, और यहाँ पे एडजेक्टिव है हैवी, तो ये गलत यूज़ हो रहा है पार्ट सी में, तो यहाँ पे हमें एरर दिख रहा है। तो ये है हमारा आज के क्वेश्चंस फॉर दिस क्लास। अगले क्लास में हम लोग एडवर्ब पे फोकस करेंगे और जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एरर करेक्शन का क्वेश्चंस रहेगा। इस लेक्चर का जो स्लाइड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक। और इफ़ यू हैव एनी कमेंट और कोई फीडबैक या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप फीडबैक में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल रिवर्ट। और तब तक अगले क्लास में मिलते हैं। टेक केयर एंड स्टे सेफ।